Students, in this lecture we are going to study the next topic of chapter alternating current, that is power in AC circuits. तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? पावर के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट AC सर्किट्स में क्या पावर होगी। अभी तक आपने क्या पढ़ा है AC सर्किट्स के बारे में? इस चैप्टर में आपने सिंपल प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा होगा जिसमें एक रेजिस्टेंस लगाया होगा, ठीक है। आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा होगा जिसमें एक इंडक्टर लगाया होगा, या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा जिसमें कोई भी दो कंपोनेंट लगाया हुआ, इधर रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगाया हुआ है या इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में इससे प्रीवियस टॉपिक में आपने जो पढ़ा है दैट इज सीरीज LCR सर्किट, जिसमें हमारे पास रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। अब हमने सब सीरीज सर्किट्स के बारे में पढ़ लिया, सब AC सर्किट्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ये सर्किट्स कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पावर कंज्यूम करने का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक फैन है, उसके पास कोई इनपुट, उसमें पावर इनपुट पावर आ रही है, तो वो कितनी पावर चाहिए, उसको कितनी पावर कंज्यूम करेगा, उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो हमने अभी तक DC सर्किट्स में आप पावर के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें आप पावर में क्या पढ़ते हो? हम यहाँ देखेंगे, अगर आप सिंपली पावर के बारे में पढ़ते हो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक में, तो हम क्या पढ़ते हैं? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज और वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यही पढ़ते हो ना पावर के बारे में। बेसिकली पावर होता क्या है कि कितना वर्क करे कोई भी मशीनरी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको भी हम पावर बोलते हैं, ठीक। तो पावर हमने वोल्टेज इनटू करंट पढ़ते हैं सिंपल। बट क्या होता है कि AC सर्किट में कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। AC सर्किट में क्या चीज डिफरेंट होती है? आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, क्या चीज डिफरेंट होती है AC सर्किट में? हम यहाँ पर AC सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज कैसे वेरी करती है? साइनसॉइडल वेरी करती है ना वोल्टेज। ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया, 0 से लेके कुछ पर्टिकुलर टाइम t तक साइनसॉइडली वेरी करती है वोल्टेज, ठीक है। ऐसे ही हमारा करंट वेरी करता है, ठीक है, करंट वेरी करता है ये। और हमेशा आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी बात, हमेशा करंट और वोल्टेज एक ही पीक के अंडर नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि हमारा करंट यहाँ से स्टार्ट होता है, वोल्टेज जब मैक्सिमम होती है, अभी करंट 0 है, वोल्टेज 0 है, करंट मैक्सिमम है, ठीक है। कभी कभी करंट ऐसे भी स्टार्ट होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब वोल्टेज और करंट फेज में नहीं है, ठीक है, उनके बीच में कुछ लैग है। आइदर वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, या वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है, ठीक है ना, वोल्टेज लैग करता है ना, करंट लीड करता है वोल्टेज से। या आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा होगा क्या, कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। मतलब वो हमेशा फेज में नहीं होते, हो भी सकते हैं फेज में, जैसे कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। तो उसके बाद अब फर्क आ गया ना इसमें। हम इसमें ये नहीं करेंगे पावर में, सिर्फ पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। उसके साथ हमारे साथ कुछ और भी फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। वो फैक्टर क्यों आता है पढ़ेंगे, इसकी लीड या लैग की वजह से फैक्टर क्या आता है। और अब इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, इस पावर के रिलेशन को डिराइव करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ डिराइव करना पड़ेगा, कुछ डेरिवेशन, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन निकालना पड़ेगा। एक और चीज बताऊंगा, जब हम AC में पावर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम AC सर्किट्स में पावर की बात करते हैं, तो एक्चुअल में पावर क्या होता है, वो एवरेज पावर होता है, ठीक है। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्यों होता है वो आप पूछोगे। एवरेज पावर, सबसे पहले एवरेज पावर का अगर आप फॉर्मूला आपसे पूछूं, व्हाट इज एवरेज पावर, और मुझे सपोज एक AC की एक साइकिल चल रही है फ्रॉम 0 to t, ये कंप्लीट साइकिल है ना, दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज कंप्लीट साइकिल, 0 t/2 t। यहाँ पर x एक्सिस पे क्या टाइम है, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर इन वन साइकिल। एवरेज पावर क्या होगी वन साइकिल में? पावर क्या होता है, सिंपल आपने इन वन साइकिल क्या होता है, वर्क डन इन वन साइकिल। अगर हम वन साइकिल की एवरेज पावर निकाल रहे हैं, पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे करते हैं ना, वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइड बाय टाइम ऑफ वन साइकिल। मतलब इस साइकिल में कितना वर्क डन किया और डिवाइड बाय कितना टाइम लगा इस पूरी साइकिल में, ठीक है, वर्क डन। अब हमने एवरेज की बात क्यों करी, ये तो पावर का भी फॉर्मूला हो सकता है, एवरेज की बात क्यों करी, जब एवरेज लिखते हैं तो टोटल वर्क डन लिख देते हैं बस इसके आगे। एवरेज की बात इसलिए करी, सपोज मेरे पास ये V है, यहाँ पर सपोज वोल्टेज है और यहाँ पर कुछ करंट है। करंट क्या हो रहा है, जैसे मैं बताते हैं, ये साइनसॉइडली यूं वेरी कर रहा है, ठीक है।
तो इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, इस इंस्टेंट पे यहाँ पर ये वर्क डन है एरिया अंडर द कर्व, नेक्स्ट टाइम पे एरिया अंडर द कर्व ये है, नेक्स्ट टाइम पे एरिया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमारा एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट है, वर्क डन डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या करते हैं, सबका एवरेज आउट कर देते हैं, सबका सम करके सारे वर्क का डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एवरेज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कितना होगा, टोटल वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइड बाय टाइम ऑफ वन साइकिल। इतना आ गया समझ। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे को पावर पता होना चाहिए, वोल्टेज करंट हमारे को पता था, ठीक है। एक चीज और जो ध्यान रखनी है इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की बात करेंगे। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आई एम श्योर आपने इससे पहले भी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए जाना होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट क्या होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे सपोज मेरी वोल्टेज कितनी है, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको वी इंस्टेंट से भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट है, दैट इज माय इंस्टेंटेनियस करंट। एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट की और वोल्टेज की वैल्यू क्या। अब एक पर्टिकुलर टाइम की हम क्यों बात करते हैं, ताकि, क्योंकि इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर टाइम पे वर्क डन चेंज हो रहा है ना, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे पावर निकालना है, एवरेज पावर, तो मैं एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास क्या आ गया, एवरेज पावर क्या होता है, सिंपली V इंटू आई, दिस इज एवरेज पावर। मुझे तो क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए ना, वर्क डन क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। हमारे पास V आ गया, I आ गया, सिंपली हमने V और I लिख दिया। तो हमारे पास क्या चाहिए, अब हमें इंटीग्रेट करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। मुझे तो छोटे से इस टाइम के लिए वर्क डन पता है, सपोज कुछ dt टाइम के लिए, और मुझे पूरा निकालना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर dt। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर dt, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, अब ये बताइए। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने वन साइकिल के लिए करना है, वन साइकिल, तो लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू t, यस, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू t, डिवाइड बाय टाइम ऑफ वन साइकिल। अब टाइम ऑफ वन साइकिल क्या होगा, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, टोटल t टाइम लग रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे फर्स्टली इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है, कुछ स्मॉल टाइम है मेरे पास और उसका इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है। अब ये तो v और i की सिंपल वैल्यूज होगी। हमारे को क्या करना है, v और i की कैसे वैल्यूज निकालनी है, ये तो सिंपल वैल्यूज होगी ना। हमें v और i की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता होनी चाहिए, और v और i की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, v और i की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां लिख देते हैं। v की वैल्यू आपने पढ़ा होगा समथिंग v नॉट साइन ओमेगा t, v नॉट साइन ओमेगा t, इस वैल्यू पे इंस्टेंट। व्हाट इज दिस v नॉट, यू ऑल मस्ट हैव नोन दिस v नॉट, आपने पढ़ा होगा v नॉट क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू। अगर ये वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू, दिस इज v नॉट, दिस इज v नॉट, ठीक है। जो पीक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं v नॉट, और वो साइनसोइडली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और उसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दैट इज 2 पाई f, यू मस्ट हैव स्टडीड इट, ठीक है। उसके बाद अब हमें i के बारे में लिखना है। अब मैं i खाली इतना तो नहीं लिख सकता साइन ओमेगा t, क्या पता, मुझे क्या पता कोई चीज फेज में है, कोई चीज फेज में नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले से इसमें सपोज कुछ फेज डिफरेंस लेके चलता हूं, दैट इज माय फाई, v is equal to v नॉट sin ओमेगा t एंड i is i नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई। कुछ फेज डिफरेंस है, v और i में कुछ लैग है। आप यहाँ प्लस की जगह माइनस से भी डेरिवेशन कर सकते हैं, नो मैटर एट ऑल, किसी भी तरह डेरिवेशन कर सकते हैं, बस एक फेज डिफरेंस होना चाहिए। मैं यहाँ डेरिवेशन में स्टार्टिंग में ज्यूम कर रहा हूँ कि i is i नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई, यू कैन टेक माइनस साइन आल्सो है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं सभी, किसी बुक में यहाँ पर v की जगह e लिखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, e भी लिखा होगा, e इज इक्वल टू e नॉट साइन ओमेगा t, i इज i नॉट साइन ओमेगा t। किसी बुक में यहाँ स्मॉल लेटर्स में भी लिखा होगा स्मॉल e इक्वल टू स्मॉल e नॉट साइन ओमेगा t, और स्मॉल i इज स्मॉल i नॉट साइन ओमेगा t। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमारे को फिजिक्स देखनी है, उसमें फिजिक्स समझ आना चाहिए। तो हमारे पास अब v और i की वैल्यूज आ गई, हमारे को ये इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड करना है। इंटीग्रेशन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, मेरे पास यहाँ एवरेज पावर है, एवरेज पावर 0 से t इंटीग्रेशन v इज v नॉट साइन ओमेगा t, i इज i नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है, dt के ऊपर हो रहा है इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय दिस dt फ्रॉम 0 टू t,
ठीक है। अब ये V नॉट और I नॉट ये क्या है, एक तरह की पीक वैल्यूज हैं। पीक वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती ना पीक वैल्यू तो साइनोसॉइडल में, ठीक है। तो पीक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से इजीली आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। यहां हम इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, दैट इज साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इंटीग्रेशन ओवर dt डिवाइड बाय व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, टेल मी व्हाट इज दिस। इट्स द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन यू मस्ट हैव डन इन स्टार्टिंग ऑफ योर 11th क्लास। इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, सिंपल, अगर मैं इसको यहीं कैलकुलेट करूं, ये इंटीग्रेशन क्या है, dt का इंटीग्रेशन 0 से t, ये क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t फ्रॉम लिमिट्स 0 टू t। तो ये क्या आएगा, एक बार हम t की वैल्यू डालेंगे इसमें, एक बार 0 डालेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, t आ गया ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, तो टाइम तो वन साइड में क्या है, कैपिटल T, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल T आ गया। तो हमारे पास अब एवरेज पावर यहाँ तक आ गई। इसके बाद हमारे को क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जो मेन इसका पार्ट है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। मैं इसको रब कर देता हूँ इसमें। अब इसके बाद हमारे को ये वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए ना। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको पहले मैं इंटीग्रेशन में यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टी, दिस ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, 0 टू t sin omega t into sin omega t plus phi and this integration is over dt, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चाहिए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, sin a plus b। sin a plus b का क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, sin a plus b, जस्ट रिमेंबर, आपने पढ़ा हुआ है sin a plus b का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। आप सबने पढ़ा है ना sin a plus b का फॉर्मूला, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो हम ये sin a plus b यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ जो हमें फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज 0 टू t sin ओमेगा t। अब यहाँ फॉर्मूला है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b। This is my a, this phi is my b, sin a cos b plus cos a sin b, and this now whole integration, this whole integration is over dt, ठीक है। इस पूरा किस पे हमें dt पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और इसको स्प्लिट भी कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिफरेंट स्प्लिट कर देंगे हम। बीच में हमारा एडिशन का साइन है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट के बाहर दिस कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा, साइन ओमेगा टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक है। और ये हमारा dt इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ dt को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दोबारा से इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू cos omega t, this sin omega t into cos omega t into sin phi, and this integration is over dt। ये आ गया आपके पास, this integration is over dt, और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, एक इस इंटीग्रेशन के लिए और एक यहाँ इंटीग्रेशन के लिए। मैं दोनों को यहाँ साइड में, राइट हैंड साइड में लिखता हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ये होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला यहाँ, व्हाट इज दिस, 2 sin a, और आई कैन राइट इट लाइक दिस sin स्क्वायर a is 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय 2, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बताना। और 2 sin a cos a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं। अब इस
इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें जो cos फाई वाली टर्म है ये इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, देखिए इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, 0 से t पे, dt पे इंटीग्रेशन हो रहा है, टाइम की बात कर रहे हैं। ये तो फाई है ना, फेज, और फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ये तो हमने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि कुछ फाई का फेज डिफरेंस है। तो ये जो cos फाई है हम इसको इंटीग्रेशन से आउट कर सकते हैं और अंदर क्या रह जाएगा हमारा sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई। तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, v नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 दिस cos phi I can take out of integration. This is sin square omega t dt, right? And this is 0 से t sin omega t cos omega t. sin omega t cos omega t क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 2 sin omega t cos omega t, ठीक है। और यहाँ भी sin phi जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो एक इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं ना हम इनको, तो यहाँ लिख देते हैं हम sin phi डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और साथ में dt। नेक्स्ट स्टेप में सेम अभी ऐसे ही चलने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम v नॉट आई नॉट बाय 2 cos ऑफ phi 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t को 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2, ठीक है, dt प्लस साइन फाई बाय 2, ये कितना हो गया साइन फाई बाय 2, व्हाट इज दिस 2 साइन ए cos ए इज इक्वल टू साइन 2a 0 to t साइन 2 ओमेगा t dt। इतना समझ आ गया आप सबको, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ये हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख दिया और साइन स्क्वायर 2 साइन ए cos ए की जगह साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमसे फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एक बार ये 2 तो कांस्टेंट है, इस 2 को तो हम बाहर रख सकते हैं cos पाई बाय 2 में, तो ये कैसे होगा, दिस p एवरेज इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट बाय 2, ठीक है। अंदर क्या आ गया cos पाई बाय 2, ये 2 हमने यहाँ cos पाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने cos पाई बाय 2, तो इसमें क्या करना है आपको, v नॉट आई नॉट बाय दिस इज t, v नॉट आई नॉट बाय t cos पाई बाय 2 हम डिनोमिनेटर से इधर ले आए कांस्टेंट। अब अंदर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं 0 से t dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt इंटीग्रेशन ओवर t, स्प्लिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ sin पाई बाय 2 sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है ना, sin का इंटीग्रेशन व्हाट इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, ठीक है। तो sin 2 ओमेगा टी का माइनस cos 2 ओमेगा टी एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। हम यहाँ पर साथ में कुछ कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं इंटीग्रेशन में, प्लस सी हम लिखते हैं ना इंटीग्रेशन करके प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, हमने लिमिट्स पुट करा हुआ पहले, ठीक है। तो अब हम इसको, अगर मैं इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। p एवरेज v नॉट आई नॉट बाय टी, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए, v नॉट आई नॉट बाय टी cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2, ये इसके लिए ब्रैकेट लगाया था मैंने, और ये फुल ब्रैकेट फॉर दिस cos पाई बाय 2 dt का इंटीग्रेशन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, ठीक है, विद लिमिट 0 टू t। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t नाउ, अभी मैंने बताया sin x का क्या होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस sin x, यस cos x का इंटीग्रेशन इज प्लस sin x, तो यहाँ कितना आएगा sin 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा एंड लिमिट्स इज फ्रॉम अगेन 0 टू t, ठीक है।
and this sin pi by 2. If I can take 2 ओमेगा आउट, this becomes 4 ओमेगा। ठीक है, यहाँ 2 ओमेगा को मैं यहाँ पर बाहर लिख दूंगा, तो ये कितना हो गया 4 ओमेगा। अब मेरे पास रह गया ये, और इसमें मैंने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करूंगा, इसको माइनस को भी बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर लीजिए आप अंदर लीजिए। अगर मैं माइनस को भी यहाँ पर बाहर ले जाऊं तो मैं इसी स्टेप में, ध्यान दीजिएगा इधर प्लस है, ये माइनस को मैं बाहर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं माइनस साइन लिख सकता हूँ। अंदर आप अंदर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का जब मुझे यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है, cos 2 व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, अपने 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी ऐसा इंटीग्रेशन किया होगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और ये स्मॉल टी की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल टी, माइनस cos 2 इंटू 2 पाई बाई टी, साथ में मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, यहाँ पर साथ में 0 मल्टीप्लाई होगा, फुल ब्रैकेट क्लोज। कितना आ गया? अब नेक्स्ट बहुत इजी है, नेक्स्ट स्टेप v नॉट i नॉट बाई टी, दिस इज cos 5 बाई 2, ये क्या बच गया t माइनस 0, दैट इज t, दिस इज t। ठीक है, और ये यहाँ पर अगर मैं 2 ओमेगा बाहर रख लूँ तो अंदर क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी। इसका कैसे लिमिट, जैसे यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे आपने, वैसे ही यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे। साइन 2 ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, पहले टी लिमिट पुट करनी है यहाँ पर, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, और उसके बाद ये टर्म साइन 5 बाय 4 ओमेगा। अब ये बताइए, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज cos 4 पाई। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, व्हाट इज cos 0, 1, यस, cos 0 इज 1, cos 2 पाई इज 1, cos 4 पाई इज 1। ठीक है, तो cos 4 पाई, cos में जो भी इवन नंबर जो एंगल है उसका क्या आंसर होता है 1, एंड व्हाट इज cos, दिस इज if you multiply it by 0, this becomes 0, this angle becomes 0, तो what is cos 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 is 1। इतना स्टेप हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है, यहाँ भी यही चीज पुट करनी है। सो P एवरेज, our एवरेज पावर इज v नॉट i नॉट बाई टी इंटू cos 5 by 2। What is this? This is t. This is same as t minus 1 by omega. Now this t cancels with it. ठीक है, what is sin 4 pi? Sin 0 is 0, sin pi is 0, yes, sin 2 pi is 0, sin n pi is 0. So sin 4 pi is 0. ठीक है, and this 0 multiplied by this angle gives us 0. And what is sin 0? Sin 0 is also 0. So this term is 0. Minus what is this, 1 minus 1 is 0, so we get 0 here। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम अगर यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट इसके लिए है, अगर इसको यहाँ पर हम 0 पुट कर दे तो यहाँ पर 0 पुट करने के बाद ये क्या आ रहा, v नॉट i नॉट बाई टी cos 5 by 2, ये क्या आ गया यहाँ पर, t बचा, ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, v नॉट i नॉट बाई 2 cos 5 by 2 इंटू टी। अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा, दिस t कैंसिल विद दिस t, तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा दैट इज v नॉट i नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 5। ठीक है, और वी कैन राइट इट ऑल्सो एज v नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू cos 5। What is this v naught by root 2? You all must have studied it. This v naught by root 2 is, yes, v RMS value, and what is this, I naught by root 2 is I RMS value, and multiply with cos 5. Yes, so finally we are at the result that our P average, that our average of this power is what, v RMS into I RMS into cos 5, v RMS into I RMS into cos 5। हमें
यहाँ पर हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, बट जनरली जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे को यूनिट्स की होती है या न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे को जो भी डेटा दिया होता है वो आरएमएस वैल्यू दिया होता है। जनरली लिखा होता है कि दिस डिवाइस हैज द पावर, दिस डिवाइस ऑपरेट्स विद अ वोल्टेज 230 वोल्ट्स और 240 वोल्ट और द करंट रेटिंग इज 3 एम्पियर 2 एम्पियर। व्हाट इज दिस? दैट इज द आरएमएस वैल्यू। Always remember while doing the numericals, this P average is equal to VRMS into RMS into cos phi. Now this is our result. क्या चीज चेंज लगा हमारे को? जब हमने स्टार्टिंग में बताया था पावर तो क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ एसी सिग्नल्स, एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में कुछ अलग से फैक्टर आ गया। फैक्टर डिपेंड किस पे करें? फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट्स में क्या होता है बेटा, हमेशा लैग करती है चीज या लीड करती है, ठीक है ना। वोल्टेज लैग करेगा या लीड करेगा, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना फेज का, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है या नहीं। तो हमारा जो एवरेज पावर आता है दैट इज VRMS into IRMS into cos phi. So this is average power in one cycle for any AC circuit, ठीक है। अब अभी तक हमने आप लोगों ने एल सर्किट, मैंने स्टार्टिंग में बोला आर सर्किट पढ़ा, एल सर्किट पढ़ा, एलसीआर सर्किट पढ़ा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा। तो इसमें डिफरेंट सर्किट में क्या पावर कंज्यूम होती है, देखिए हम उसके बारे में देखते हैं क्या पावर कंज्यूम होती है। तो सबसे पहले हम जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट। व्हाट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट? आपने इसको चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? इन विच वी हैव अ रेजिस्टेंस, एक हमारे पास रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा किसी भी एसी सोर्स। तो एक रेजिस्टर किसके साथ कनेक्ट है? कनेक्ट विद द एसी सोर्स, ठीक है। एक एसी सोर्स की कुछ ईएमएफ होगी। याद रहे जनरली हम इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एसी में तो फ्लक्चुएट करता है ना करंट, एक बार इस साइड होगा एक बार इस साइड होगा। तो कोई एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें सिंपली एक रेजिस्टर लगा हुआ, तो इसमें क्या पावर होगी? अब इसमें पावर के लिए हम क्या पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आपने जो रेजिस्टिव पढ़ा, फेजर डायग्राम भी पढ़े होंगे। फेजर डायग्राम में आपने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर V है, ठीक है, कुछ वोल्टेज है, वोल्टेज और जो करंट है हमारा वो क्या है? सेम फेज में है, ठीक है ना, दैट आर इन फेज। वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है? फेज में है। फेज में है जिसका मतलब क्या है? फेजर डायग्राम में क्या था, आपने अगर यहाँ V पढ़ा था, कुछ यहाँ I पढ़ा था, तो ये क्या था? फाई था ना, जिसको मैं फेज डिफरेंस बोल रहा हूँ या फेज एंगल। यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है। फाई की वैल्यू क्या है? फाई वैल्यू इज 0। ये V और I है, ये क्या हो गया? फाई वैल्यू इज 0 हो गया ना। V और I क्या है? पैरेलल है, उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो और फाई इज 0 इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो अब मैं अगर वैल्यू पुट करूं एवरेज पावर में, तो एवरेज पावर इसका कितना होगा? VRMS into IRMS into cos, what is my phi? Phi is 0, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज पावर व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, ठीक है। अगर phi 0 है तो cos 0 हमारे पास कितना हो जाएगा? 1। सो अब माय पावर इज, एवरेज पावर इज VRMS into IRMS। और पावर कितना होता है? आपने डिफरेंट जगह पढ़ा होगा, पावर V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R। तो यहाँ से कर भी सकते हैं, ओम्स लॉ यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो VRMS V क्या होता है? V इक्वल टू IRMS into R, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा आपके पास? I स्क्वायर RMS into R, और यहाँ I की वैल्यू पुट कर देंगे V बाय R, तो कितना आ जाएगा? यस, V स्क्वायर बाय R, ठीक है ना, या V इंटू I। आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, बट हमारे को जो इसमें देखना है वो यही चीज देखनी है कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें कि केवल एक रेजिस्टर लगा हुआ था, उसमें एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इनटू IRMS। और ये एवरेज पावर यहाँ पर मैक्सिमम होती है, आगे देखते हैं दूसरे सर्किट से पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे को सर्किट पढ़ना है दैट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा? जिसमें कि क्या होगा? सिंगल एक कैपेसिटर लगाओ, ठीक है ना, सिंगल किसी C कैपेसिटेंस का सिंगल एक
कैपेसिटर लगाओ किसके साथ, किसी एसी सोर्स के साथ, क्योंकि हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर। अब इसके अंदर पावर क्या होगी वो देखना है। वही सेम चीज हम फेजर डायग्राम पे आते हैं। हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था कि करंट क्या करता है, अगर ये करंट है, करंट क्या करता है, वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, यही पढ़ा था ना। करंट जो है वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, मतलब दे आर आउट ऑफ फेज, और वी कैन से दे आर नॉट इन फेज। आउट ऑफ फेज है और इसमें फेज में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ फाई एंगल कितना हो गया, बताओ, फाई एंगल इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंगल हो गया फाई। एंड व्हाट इज cos फाई, just think about that, what is the value of cos pi by 2? Cos pi by 2 is, yes, cos pi by 2 is 0, ठीक है, cos pi by 2 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम अब एवरेज निकालें, that is equal to Vrms into Irms into cos, this cos pi is cos pi by 2, this cos pi by 2 is 0, Vrms into Irms into 0, and our answer is 0। इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे किसी भी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगाए तो वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। उसमें पावर क्या होती है, एवरेज पावर उसका 0 आता है। जैसे कि सपोज आपके पास एक स्पीकर है, स्पीकर के एंड पे कभी भी रेजिस्टर नहीं लगा रहेगा, ठीक है, आइदर कैपेसिटर लगा रहेगा, मे बी इंडक्टर भी लगा रहेगा। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इंडक्टर में भी क्यों, क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर की, तो कुछ पावर है, कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, और पावर हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। बट इसमें क्या होगा, तो ये जो पावर है दैट इज 0, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जनरली हमारे को साउंड एनर्जी में मिलती है, ठीक है, हमारे को आवाज सुनाई देती है, गाने सुनते हैं हम, तो हमारे को साउंड एनर्जी में मिलती है। अब हमारे पास ये हो गया, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं एवरेज पावर Vrms into Irms, ठीक है। और एवरेज पावर सिंगल कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी, कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर होगी 0, ठीक है। तो हम उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, जैसे हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, ऐसे ही हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर, व्हाट इज दिस प्योर इंडक्टिव सर्किट, आप सभी को पता होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या है, ये हमारे पास इंडक्टर की कॉइल है, ठीक है। हम कॉइल बनाते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न से कॉइल बनाते हैं, और उसको सेम एक एसी सोर्स के साथ यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसका इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या होता है, L, यस, ठीक है। अब इसमें सेम चीज बताइए, फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज कैसे होगा। इसमें अगर हम वैसे ही बनाएं तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है ना करंट को, ठीक है, आपने पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक में, वोल्टेज लीड करता है करंट को, किससे, पाई बाय 2 से, ठीक है। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो एंगल इसमें कितना है, पाई बाय 2। इसको भी बोलेंगे आउट ऑफ फेज, या दे आर नॉट इन फेज, ठीक है, दे आर नॉट इन फेज या दे आर आउट ऑफ फेज। और इसमें जो cos फाई की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स cos पाई बाय 2 की वैल्यू आएगी, दिस cos पाई बाय 2 इज 0। So coming to the formula of power, what is this power? Power is Vrms into Irms into cos pi by 2. This is 0, same as कैपेसिटिव सर्किट। तो एक और चीज पता चली कि इंडक्टिव सर्किट भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। नाइदर कैपेसिटिव सर्किट नॉर इंडक्टिव सर्किट्स कंज्यूम एनी पावर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर रेजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पावर कंज्यूम होता है ना, नाइदर कैपेसिटिव सर्किट नॉर इंडक्टिव सर्किट इज कंज्यूमिंग एनी पावर। दिस इज फॉर, R is for pure resistive circuit, this C is for pure capacitive circuit and this L is for pure inductive circuit, ठीक है। इसके बाद आपने जो जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, हम एक और सर्किट की बात करते हैं, दैट इज LCR सर्किट।
LCR सर्किट आप सभी को पता है, सीरीज LCR सर्किट। LCR सर्किट में क्या होगा, वी हैव आवर रेजिस्टेंस, वी हैव अ कैपेसिटर एंड वी हैव इंडक्टर इन सीरीज and is connected to an AC source. We have resistor, we have capacitor and we have inductor and this is connected to an AC source of EMF volt potential V। ठीक है, इसमें पावर की बात करें, इसको पावर के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें भी फेजर डायग्राम, इसमें भी फेज एंगल चाहिए। कितना फाई होगा, आपने डायग्राम जरूर पढ़ा होगा इससे पहले। क्या डायग्राम पढ़ा, दिस इज फाई, दिस इज Z, this is R, what is this, something XL minus XC, ये पढ़ा, ये वाला डायग्राम आपने पढ़ा है। R, what is R, this is resistance, Z is impedance, impedance of this circuit, and this is XL and this is XC। XL is, what is XL, XL is omega into L and XC is 1 by omega C। आप सब ये पढ़ चुके हैं इससे पहले, XL और XC। यहां से अगर मुझे tan phi की वैल्यू निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूं इजीली। tan phi की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज दिस tan phi, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज tangent of a angle perpendicular upon base, perpendicular is this xl minus xc and what is base r। तो यहां से tangent phi की वैल्यू आ गई, तो मैं यहां से phi की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। phi की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, tan इनवर्स, व्हाट इज माय फाई, फाई इज टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC बाय R। तो अगर हमारे को यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई f। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज आती है, तो वहां से हम 2 पाई f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 314। ओके, तो वहां से हमारी क्यों, अगर आपको ये नहीं समझ आया, 2 इंटू पाई इंटू एफ, 50 इंटू 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज 314। ठीक है, तो हमारे को ओमेगा की वैल्यू तो फिक्स है, हम एक पर्टिकुलर एल और सी की वैल्यू लेके हैं, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हमने एक्सएल और एक्सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्सएल और एक्सी की और आर की वैल्यू, तो हमारे को इजीली ये क्या है, फेज की वैल्यू मिल जाएगी, फेज डिफरेंस की फाई की। और जब हमें फाई की वैल्यू मिल गई, वी कैन इजीली पुट आउट हियर एंड गेट द एवरेज पावर। एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज पावर इज सेम VRMS IRMS cos phi, where phi is this value। ओके, तो ये हो गया LCR सर्किट के बारे में। इसका आपने एक छोटा सा आगे इसके कनेक्शन में पढ़ा होगा एक टॉपिक, रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस में सिंपली क्या होता है, एट रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, सिंपली रेजोनेंस में हमारा जो एक्सएल है वो एक्सी के इक्वल हो जाता है, पढ़ लिया आपने। ठीक है ना, VL इक्वल टू VC और XL इक्वल टू XC। एक्सएल जो है XC के इक्वल हो जाता है। अब एक्सएल जब XC के इक्वल हो गया तो ये फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई तुम्हारा क्या है, tan इनवर्स this XL minus XC, when XL equal to XC, what is our phi, this phi is 0। ठीक है, divided by R, तो मेरे पास, and what is tan inverse 0, tan inverse 0 is 0, so my phase difference, phase angle here is 0। and coming to the average power is VRMS IRMS cos of angle phi, angle phi is 0 degree, which is in cos phi is, everyone of must you have known now na, cos phi, what is cos 0, cos 0 is 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। ये भी कैसा आ गया, VRMS इंटू IRMS। VRMS इंटू IRMS क्या था, रेजिस्टेंस का। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि VRMS जो LCR सर्किट है वो क्या है, एक तरह से प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है जब XL XC के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, जब इम्पिडेंस क्या हो जाता है, इम्पिडेंस आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ से Z क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, व्हेन XL इक्वल टू XC, दिस Z इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर इक्वल टू R।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो उसकी पावर भी तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह कंज्यूम होगी ना। पावर क्या है, Vrms Irms, सेम एज दिस रेजिस्टिव पावर। तो हमने अब डिफरेंट सर्किट्स में पावर पढ़ ली, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, एलसीआर सर्किट में पावर और रेजोनेंस पे कितनी पावर होगी। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा कि किस एसी सर्किट में कितना पावर होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।